हेलो स्टूडेंट, मेरे इस YouTube चैनल लखेड़ा सर स्टडीज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम हेनरी लॉ लेकर के आ रहे हैं केमिस्ट्री सॉल्यूशन चैप्टर से। तो केमिस्ट्री सॉल्यूशन चैप्टर से हेनरी लॉ के बारे में सीधा स्ट्रेट बात करते हैं, सीधा सीधा कि हेनरी लॉ कब लगता है। तो हेनरी लॉ को हम उस कंडीशन में यूज़ करते हैं जब हम क्या चीज़ पढ़ते हैं, जब हम पढ़ते हैं कि गैस किसी सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूबल करने की कोशिश की जा रही, तो सॉल्युबिलिटी पर प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, सॉल्युबिलिटी पर प्रेशर के इफेक्ट को समझाने के लिए ये लॉ आया। तो लॉ को देखिए, पहले सीधा सीधा स्टार्ट करते हैं और फिर इसके पॉइंट्स पर आते हैं। तो लॉ हमारे पास क्या आ रहा है, इट स्टेट दैट द amount of dissolved gas in a liquid is directly proportional to the partial pressure of gas above the liquid surface। ढंग से देखिए, आराम से समझने की कोशिश कीजिए। तो हमारे पास लॉ ये है कि सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है पार्शियल प्रेशर के ऊपर। पार्शियल प्रेशर का मतलब क्या है कि मान लिया यहाँ पर हमारे पास ये कोई सॉल्यूशन है और सॉल्यूशन के अंदर हम कुछ गैसों को घोलना चाह रहे हैं। एक नाइट्रोजन है, एक ऑक्सीजन है। इन दोनों में से जिसका पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा वो ज़्यादा सॉल्यूबल होगी। इसका पार्शियल प्रेशर मान लिया 5 atm है और इसका पार्शियल प्रेशर मान लिया 2 atm है, तो कौन ज़्यादा डिजॉल्व होगी? तो आंसर है ऑक्सीजन ज़्यादा डिजॉल्व होगी। ऑक्सीजन ज़्यादा डिजॉल्व होगी क्योंकि इसका पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है। अगर दोनों के पार्शियल प्रेशर सेम हैं तब कौन ज़्यादा डिजॉल्व होगा, तो उसके बारे में भी हम धीरे धीरे आगे बात कर लेंगे। यहाँ पर तो देखिए, ये हेनरी लॉ क्या बता रहा, इट स्टेट दैट अमाउंट ऑफ डिजॉल्व मतलब सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अबव द लिक्विड सरफेस। जिसका पार्शियल प्रेशर ज़्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा। सीधी सी बात ये हो गया। अब हमने इसको कैसे लिखना है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अबव लिक्विड सरफेस। इस पर डिपेंड करती है। इसको मैं पहला पॉइंट रिप्रेजेंट कर दूं, पहला इक्वेशन। आराम से देखिए, सॉल्युबिलिटी जिसका पार्शियल प्रेशर ज़्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा। आगे बढ़ते हैं। अब एक बात और समझिए, जिसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा, जिस गैस की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा उसका मोलर फ्रैक्शन भी तो ज़्यादा होगा। आराम समझिए, ये एक गैस है, ये एक लिक्विड है। इस लिक्विड के अंदर मैंने गैस डाली और थोड़ी सी डाली, तो उस गैस का मोलर फ्रैक्शन यानी कि मोल अंश, यानी कि इसका गैस का पार्ट इसके अंदर बहुत कम होगा, तो उसका मोल फ्रैक्शन भी कम होगा। गैस थोड़ा और घोल दी, मोल फ्रैक्शन बढ़ गया। गैस का मोल फ्रैक्शन बढ़ता जा रहा। जैसे जैसे हम गैस को घोलते जाएंगे, गैस का मोल फ्रैक्शन उस लिक्विड के अंदर बढ़ता जाएगा। इसका मतलब सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाएगी। इसका मतलब सॉल्युबिलिटी और मोल फ्रैक्शन भी एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं। अगर मैं बोलूँ सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है तो आप यूँ भी बोल सकते हैं कि हाँ जी, मोल फ्रैक्शन ज़्यादा है। सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है तो मोल फ्रैक्शन ज़्यादा है, क्योंकि सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होने पर उसका गैस का मोल फ्रैक्शन बढ़ जाएगा। तो सॉल्युबिलिटी और मोल फ्रैक्शन भी एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ उसको, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या लिखा, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड। ऐसे ही बोल सकते हैं इसको मैं ऐसे भी लिख देता हूं, इसको रब करता हूं मैं यहां से। तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, मोल फ्रैक्शन को आप जानते हैं, आप क्या कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक्साई से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्साई ऑफ गैस। तो ये दूसरा पॉइंट हमने लिख लिया। अगर मैं इन दोनों पॉइंटों को रिलेट कराऊं कि सॉल्युबिलिटी प्रेशर पर डिपेंड करती है या सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है मोल फ्रैक्शन पर, तो मैं कहूंगा कि ये दोनों भी एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। प्रेशर और ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। तो यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 और 2 वी कैन से दैट द पी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्साई ऑफ गैस। एक्साई, जीटा, जो भी आप इसको बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन है कहने का मतलब ये। तो क्या बनेगा हमारे पास इसके लिए फॉर्मूला, पी ऑफ गैस इज इक्वल टू के एच इंटू जीटा ऑफ गैस। जीटा का मतलब मोल फ्रैक्शन, एक्साई बोल लो, जीटा बोलो, जो बोल रहे हैं आप, मोल फ्रैक्शन। वेयर के एच इज ए कांस्टेंट, वहाँ यहाँ के एच बराबर, के एच एक कांस्टेंट है, तो के एच एक कांस्टेंट है और इसको हम कहते हैं हेनरीज कांस्टेंट। हेनरीज कांस्टेंट, तो हेनरी कांस्टेंट कहलाता है हमारे पास के एच। एक चीज़ और, ये क्वेश्चन को आप बहुत ज़रूर याद रखिए
क्योंकि इससे हमारे पास क्वेश्चन लगाने के काम आएगा। थोड़ा सा मैं इसको और आगे बढ़ाता हूँ, इसी को आगे बढ़ाता हूँ। देखो ये बात आपको क्लियर होगी कि सॉल्युबिलिटी प्रेशर पर डिपेंड करती है, वो तो हमने बताया, जिसका प्रेशर ज़्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा। और सॉल्युबिलिटी किस पर, मोल फ्रैक्शन पर भी डिपेंड करती है, क्योंकि सॉल्युबिलिटी ज़्यादा तो मोल फ्रैक्शन भी ज़्यादा, या मोल फ्रैक्शन ज़्यादा तो सॉल्युबिलिटी भी ज़्यादा। तो उससे हमने इन दोनों को रिलेट करा लिया। एक पॉइंट और मैं इस पर लेता हूँ कि सॉल्युबिलिटी किस पर डिपेंड करती है। मैं जरा ऊपर इसको रब कर देता हूँ, आप इसको नोट कर लेंगे। इसको ऊपर मैं रब कर देता हूँ, इसको आप नोट कर लेना बाद में। तो तीसरा पॉइंट मैं इसमें ऐसे लिख रहा हूँ, थर्ड पॉइंट मैं इसमें ऐसे लिख रहा हूँ, थर्ड पॉइंट मैं इसमें ऐसे लेके आ रहा हूँ कि सॉल्युबिलिटी, आराम से, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ गैस। अगर गैस की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है तो उसकी कंसंट्रेशन भी ज़्यादा होगी। सुनो, इस लिक्विड के अंदर यदि गैस ज़्यादा सॉल्युबल हो गई तो हम क्या बोलेंगे, इस लिक्विड के अंदर गैस की कंसंट्रेशन बढ़ गई। तो कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करती है। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ गैस इन लिक्विड। बोलो ठीक है, ये भी ठीक है। इसको मैं नंबर 3 पॉइंट ले लूं। अगर मैं नंबर 1 और नंबर 3 को रिलेट कराऊं, अगर मैं नंबर 1 और नंबर 3 को रिलेट कराऊं, तो फ्रॉम 1 एंड 3, तो क्या बनेगा, P ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ गैस। या मैं क्या लिख दूंगा इसको ऐसे ही, और P ऑफ गैस इज इक्वल टू KH इंटू कंसंट्रेशन ऑफ गैस। तो ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको। KH वही है, KH क्या है, वेयर KH इज ए हेनरी कांस्टेंट, हेनरीज कांस्टेंट, ठीक है, कंसंट्रेशन, ये हमारे पास P ऑफ गैस। तो इसके दो फॉर्मूले बने, एक तो P ऑफ गैस इज इक्वल टू KH इंटू कंसंट्रेशन, P ऑफ गैस इज इक्वल टू KH इंटू एक्साई ऑफ गैस। दूसरी बात, ये KH की यूनिट क्या है, ये बार बार पूछते हैं, KH की यूनिट क्या होगी, KH की यूनिट क्या होगी। यहां से देखिए KH की यूनिट क्या बन रही है, देखिए जरा KH की यूनिट क्या बन रही है। तो KH की यूनिट बनेगी, ये कंसंट्रेशन नीचे आएगा, P ऑफ गैस अपॉन कंसंट्रेशन। तो P ऑफ गैस के लिए हम बार ले लेते हैं, ATM ले लेते हैं, जो आपकी मर्जी, जो दिया होगा, सवाल क्वेश्चन को देख लेंगे, और जो भी दिया होगा प्रेशर में। कंसंट्रेशन क्या होता है, मोल पर लीटर, ग्राम पर लीटर भी यूज कर लें, मोल पर लीटर भी यूज कर लें, आप अपने हिसाब से यूज कर लें। तो इसकी क्या हमारे पास बनी, इसको मैं ऊपर लेके गया तो बार लीटर पर मोल, ये इसका हमारे पास यूनिट बन गया, बार लीटर पर मोल। किसका बन गया यूनिट, KH का। KH माने हेनरी कांस्टेंट। तो कुल मिला के कहने का मतलब यह है, हेनरी कांस्टेंट, हेनरी का जो लॉ लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे, तो पहले उसकी डेफिनेशन लिख देंगे। आप लिखेंगे डेफिनेशन में कि सॉल्युबिलिटी किस पर डिपेंड करती है, तो सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है पार्शियल प्रेशर पर। तो पार्शियल प्रेशर पर हमने सॉल्युबिलिटी दिखा दी। तो सॉल्युबिलिटी मोल फ्रैक्शन पर भी डिपेंड करती है, तो इससे इक्वेशन बना। तो सॉल्युबिलिटी हमारे पास किस पर, कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करती है। 1 और 3 को लिया तो हमने ये फॉर्मूला बना। तो अब हम इसके 1-2 पॉइंट मेन लिख लेते हैं और इसको फिर आगे की तरफ को कंक्लूड करते हैं। तो मेन पॉइंट हमने इसके लिखने हैं, अब जरा मेन पॉइंट इसके लिख लेते हैं। तो मैं इसके मेन पॉइंट लिख रहा हूँ। नंबर 1 पॉइंट तो ये आया इसमें कि जो सॉल्युबिलिटी है, मैं सीधा सीधा लिख रहा हूँ अब इसमें कि जो P ऑफ गैस है, इसका पहला फॉर्मूला हमने क्या लिखा, KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। दूसरा पॉइंट हमने, दूसरा फॉर्मूला क्या लिखा, P ऑफ गैस इज इक्वल टू KH इंटू कंसंट्रेशन ऑफ गैस, ये लिखा। KH हेनरी कांस्टेंट है, जिसका जो यूनिट होता है वो होता है हमारे पास ATM, या लिख, चलो बार ही लिख लेता हूं मैं इसको, 8 बार, और इसका क्या आएगा, मोल पर लीटर, तो लीटर ऊपर चला गया, बार लीटर पर मोल, ये इसकी यूनिट हो गई हमारे पास हेनरी कांस्टेंट के लिए। दूसरी बात आई। अब इसके 1-2 पॉइंट ये हैं कि जहां पर प्रेशर ज़्यादा होगा, वेयर प्रेशर इज हाई, वेयर प्रेशर, पार्शियल प्रेशर इज हाई, when partial pressure is high, तो वहां पर हम क्या बोलेंगे, इफ
pressure of gas is high, then the solubility is also high. Then the solubility of gas in liquid is also high. अगर प्रेशर ज़्यादा है तो, अगर प्रेशर दोनों का समान है तो आप कहाँ से इसको पता करेंगे? तो हमें देखना पड़ेगा KH वैल्यू. जिसकी KH वैल्यू ज़्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी कम, जिसकी KH वैल्यू ज़्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी कम, जितनी ज़्यादा KH वैल्यू सॉल्युबिलिटी उतनी कम. अगर पार्शियल प्रेशर सेम है तो KH से डिसाइड क्या हो? KH इज़ हाई तो सॉल्युबिलिटी इज़ लो. KH इज़ हाई, अगर देखो यहाँ से देख लो जरा, KH ये हो गया हमारे पास, ये P ऑफ गैस हो गया. यहाँ से देखो मैं कंसनट्रेशन ऐसे बनाता हूँ इसको, ऐसे कंसनट्रेशन ऑफ गैस इज इक्वल टू P ऑफ गैस अपॉन, और ये लिख लिया KH. अगर KH ज़्यादा है, KH ज़्यादा है तो कंसनट्रेशन कम आएगी. कंसनट्रेशन कम आने का मतलब सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी. इफ़ KH इज हाई देन कंसनट्रेशन इज लो, कंसनट्रेशन इज लो मीन्स द सॉल्युबिलिटी इज लो. तो इफ़ KH इज हाई तो सॉल्युबिलिटी इज लो. तो दो चीज़ें, दो पॉइंट को आपको इसको ध्यान रखना है इसके अंदर, हेनरीज लॉ के अंदर. अब हेनरी लॉ के अंदर हेनरी लॉ की क्या एप्लीकेशंस हैं, क्या इसकी लिमिटेशंस हैं, उनको पढ़ते हैं हम जरा. तो एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ, पहला है नंबर 1, इन द डीप सी डाइवर यूज मिक्सचर ऑफ हीलियम, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. तो ऐसा क्यों होता है? यहाँ पर जब हम सांस ले रहे हैं तो हम यहाँ पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को ले रहे हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को ले रहे हैं, लेकिन जब डाइवर अपने पीछे वो जो सिलेंडर से भर के कूदते हैं उसमें ये भरा रहता है हीलियम. ये इसका कंसंट्रेशन, हीलियम का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा कर देते हैं. ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हीलियम का KH वैल्यू होता है वो बहुत हाई होता है, तो इसकी जो सॉल्युबिलिटी होती है वो कम हो जाती है. अब ध्यान दो, अगर मैं यहाँ पर हूँ, यहाँ पर मैं, मेरी बॉडी में यहाँ पर हीलियम की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन हमारी बॉडी में यदि जाती भी है तो नाइट्रोजन ब्लड के साथ डिजॉल्व नहीं हो पाती. क्यों नहीं हो पाती ब्लड के साथ डिजॉल्व? क्योंकि इसकी नाइट्रोजन की भी KH वैल्यू काफ़ी होती है. तो KH वैल्यू काफ़ी होने के कारण ये ब्लड में डिजॉल्व नहीं होती. यहाँ प्रॉब्लम नहीं है हमें, यहाँ प्रॉब्लम हमें नहीं है. ऑक्सीजन तो डिजॉल्व हो जाएगी, कोई बात नहीं, ऑक्सीजन तो बॉडी को चाहिए ही, लेकिन यहाँ नाइट्रोजन डिजॉल्व नहीं होगी हमारी बॉडी पे, KH वैल्यू ज़्यादा है इसकी. अगर डीप सी वाटर के अंदर चले गए तो वहाँ पानी का प्रेशर बढ़ जाएगा. पानी का प्रेशर बढ़ने से हमने क्या कहा, जैसे ही प्रेशर बढ़ेगा नाइट्रोजन ज़्यादा घुलना शुरू हो जाएगी. तो नाइट्रोजन भी घुलेगी, ऑक्सीजन भी घुलेगी, लेकिन हाइड्रोजन नहीं घुलेगी अभी भी, क्योंकि इसकी KH वैल्यू बहुत ही ज़्यादा हाई है. ये वहाँ डीप सी वाटर में भी नहीं घुल पाएगी. अब नाइट्रोजन अगर जो बॉडी में घुल जाएगी, तो नाइट्रोजन यदि बॉडी में घुल जाएगी बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो अब वो वहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है जब तक वो पानी के अंदर तैर रहा है, लेकिन जब वो डाइवर बाहर आएगा तो नाइट्रोजन बॉडी में से बाहर निकलती है, और ये जो हमारी वेन्स होती हैं इनमें से बहुत तेज़ी से नाइट्रोजन बाहर निकलती है, जिससे इनमें हमारे पास बहुत ज़्यादा पेन होता है, दर्द होता है. तो इससे बचने के लिए क्या करते हैं, उसमें हम हीलियम का कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं, नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन घटा देते हैं. नाइट्रोजन डिजॉल्व भी हो तो थोड़ी बहुत हो, जिससे प्रॉब्लम ना हो, और हीलियम डिजॉल्व होगी नहीं. ऑक्सीजन हमारे लिए डिजॉल्व हो भी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं करेगी. तो ये इस प्रॉब्लम से बचने के लिए इन डीप सी डाइवर यूज मिक्सचर ऑफ हीलियम, नियॉन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. दूसरा है कार्बोनेटेड बेवरेजेस आर सील्ड अंडर हाई प्रेशर. कार्बोनेटेड बेवरेजेस का मतलब क्या हो गया, जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं हमारे, जैसे कि आप अलग अलग कंपनी के सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह जो पीते हैं, कोक वगैरह पीते हैं, तो जब उसका ढक्कन खोलते हैं, ढक्कन खोलते ही उसमें से गैस निकलती है. क्यों? क्योंकि ये इस टाइप से, मान लिया ये हमारे पास कोल्ड ड्रिंक है, इसके अंदर भरी हुई ये कोल्ड ड्रिंक है, और इसका यहाँ पर ढक्कन बंद कर देते हैं और इसके अंदर हम कार्बोनेटेड गैस घोल देते हैं, CO2, और प्रेशर हो जाता है हाई, लगभग 3 ATM के आसपास का प्रेशर इसके अंदर होता है, और CO2 इसमें घुल जाती है. ढक्कन हो गया बंद है तो प्रेशर अंदर का बंद. जैसे ढक्कन आप खोल देंगे, ढक्कन आपने खोल दिया, ये ढक्कन खोल दिया, तो इसका जो प्रेशर होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा, इस प्रेशर के बराबर, यानी कि 1 ATM के बराबर हो जाएगा, यानी कि प्रेशर कम हो जाएगा. प्रेशर कम हो जाएगा तो जैसे ही प्रेशर कम होगा CO2 की सॉल्युबिलिटी घट जाएगी. प्रेशर कम होगा तो घट जाएगी, तो CO2 बाहर भागेगी, और CO2 बाहर भागेगी इसमें तो निकलता नहीं, जैसे ढक्कन खोलते हैं तो उसमें से एकदम से गैस निकलती है बाहर. तो ये इसके लिए ये कह रहे हैं इसमें कि कार्बोनेटेड बेवरेजेस आर सील्ड अंडर हाई प्रेशर. तो हाई प्रेशर के अंदर उनको सील किया जाता है. थिंकिंग एबिलिटी एट हाई एल्टीट्यूड इज डिक्रीजेस. इसे एनोक्सिया कहते हैं.
एनोक्सिया, इस बीमारी को। मतलब जैसे जैसे हम हाई एल्टीट्यूड में जाते जाते हैं हमारी सोचने की एबिलिटी कम होती जाती है। कारण यह है कि हाई एल्टीट्यूड पे जाने पर प्रेशर क्या होता है, कम हो जाता है, और जब प्रेशर कम हो जाता है तो ऑक्सीजन हमारी बॉडी में थोड़ा कम घुलती है। कम घुलती है ऑक्सीजन तो माइंड को कम मिलती है, माइंड को कम मिलती है तो हमारी सोचने की एबिलिटी वो थोड़ी कम हो जाती है। इसको कहते हैं हम एनोक्सिया। ये हमारे पास एनोक्सिया कहलाता है। तो ये पॉइंट इसके आप नोट कर लेंगे। एप्लीकेशन आई लिखने को तो एप्लीकेशन लिख लेंगे जो बार बार आती है। ये पहली वाली एप्लीकेशन को तो बार बार लिखने को आता है। उसके बाद एप्लीकेशन के बाद हमारे पास इसमें आता है हमारे पास नेक्स्ट लिमिटेशंस ऑफ हेनरी लॉ। तो इट इज नॉट एप्लीकेबल एट वेरी हाई प्रेशर। आप समझ ही रहे, जैसे बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर कर देंगे तो वहाँ पर हेनरी लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि सॉल्युबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो वहाँ पर ये ढंग से काम नहीं करेगा। कम प्रेशर पर या थोड़े बहुत प्रेशर पर ये ठीक ठाक काम करता है, वेरी हाई प्रेशर पर ये ढंग से काम नहीं करेगा। दूसरा, इट इज़ नॉट एप्लीकेबल व्हेन गैसेज एंड सॉल्यूशन रिएक्ट विद ईच अदर। जैसे कि मान लिया हमने अमोनिया गैस है, इसको पानी में घोल दिया, तो इसको पानी में घोलने पर क्या बन जाता है, NH4OH बन जाता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। तो वहाँ पर ये ठीक नहीं है। ये जो गैस है, इस गैस को यहाँ पर इससे रिएक्शन नहीं करनी चाहिए। गैस और सॉल्यूशन को आपस में रिएक्शन नहीं करनी चाहिए। यदि गैस और सॉल्यूशन आपस में रिएक्शन करेंगे तो वहाँ पर ये एप्लीकेबल नहीं है। तो ये दो इसकी लिमिटेशंस हो गई। एक क्वेश्चन आ रखा है एग्जाम में न्यूमेरिकल, जरा मैं उस न्यूमेरिकल को भी देखना चाहता हूँ कि न्यूमेरिकल क्या है हमारे पास। तो इस न्यूमेरिकल को देखते हैं। न्यूमेरिकल क्या है जरा देखिए यहाँ पर। कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन। क्वेश्चन है कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर एट कांस्टेंट प्रेशर। अब जो भी प्रेशर होगा, सॉरी, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जो भी टेम्परेचर है इसमें, एट कांस्टेंट टेम्परेचर इफ पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इज अबाउट 2 bar। और दे रखा है KH की वैल्यू भी दे रखी है। KH है 35000 बार पर लीटर, बार लीटर पर मोल, बार लीटर पर मोल। तो इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है। तो आंसर क्या है, आंसर यह है। तो क्या निकालनी है, सॉल्युबिलिटी। तो आंसर क्या है कि P ऑफ गैस इज इक्वल टू KH इनटू कंसंट्रेशन ऑफ गैस। बस ये कंसंट्रेशन निकाल लो, सॉल्युबिलिटी निकल जाएगी, क्योंकि कंसंट्रेशन जितना ज़्यादा सॉल्युबिलिटी उतनी ज़्यादा। तो कंसंट्रेशन को निकाल लेते हैं, यही सॉल्युबिलिटी को रिप्रेजेंट करती है। तो कंसंट्रेशन इज इक्वल टू P अपॉन KH। तो P कितना दिया हुआ है, P हमारे पास दिया हुआ है 2 bar अपॉन 35000। ये हमारे पास, इसको सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। तो आंसर आप अपने आप सॉल्व करके निकाल लेंगे। इतने कायमे दे रखा मोल पर लीटर, तो मोल पर लीटर आ जाएगा कंसंट्रेशन। इसको भाग कर लेंगे जितना भी आएगा सॉल्यूशन करके। तो सॉल्यूशन करके इसको भाग आएगा, इसको हमारे पास आएगा अबाउट 1, और ये 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 7 और 5 और 0 0। तो 1/17500, और इसको पॉइंट में कर लेंगे आप अपने आप। तो मोल पर लीटर, ये इसका आंसर आ जाएगा। ये कंसंट्रेशन इसकी निकल करके आ जाएगी। तो ये हमारे पास हेनरी लॉ के बारे में हुआ, और ये सब कुछ मैंने हेनरी लॉ के बारे में डाल दिया। एप्लीकेशंस इसके कैसे करके फॉर्मूले बने इसके, और इसके जो लिमिटेशंस हैं वो सब, और क्वेश्चन। तो इन सब को, इसको आप कर लेंगे तो ये हेनरी लॉ आपके लिए पूरा हो जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।